नमस्कार। एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको एनवायरनमेंट के सिविक्स टॉपिक्स के सिलेबस के डिटेल्स बताए थे, तो आज शुरू करते हैं, टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम जो पहली चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान। आज़ादी के पहले भारत में संविधान नहीं था। सनह सनह क्रमागत संवैधानिक व्यवस्थाओं का भारत में विकास हुआ। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की और उनके यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के तहत उन्होंने भारत में जो अपना राज्य स्थापित किया था, व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया, जिसके तहत भारत में भी संविधान की शुरुआत हुई। सबसे पहले इस शब्द को देखते हैं, संविधान। संविधान है क्या, कहते किसे हैं? तो बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है संविधान की। संविधान किसी भी विधान द्वारा जिस किसी क्षेत्र के, किसी समूह के या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के संचालित किए जाए, नियम बनाए जाएं, जिस विधान द्वारा विधान पूर्वक जिस तरह से किसी भी व्यवस्था को संचालित किया जाए, वह संविधान होता है। यानी भारतीय भूक्षेत्र की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमने जिस विधान का इस्तेमाल किया, वह हमारा संविधान है, वह हमारा संविधान है। तो संविधान को जानने से पहले थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। हम जानते हैं कि आखिर भारत में संविधान की शुरुआत हुई कैसे। जैसा कि एंशियंट हिस्ट्री में हमको साक्ष्य मिलते हैं कि हमारे यहाँ लिच्छवियों के समय में गणतंत्र हुआ करते थे, परंतु हमारे यहाँ राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित थी। धीरे धीरे भारत में अंग्रेज 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करने आई। फिर उस कंपनी ने सनह सनह धीरे धीरे भारत में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की, अपनी पकड़ मजबूत की और यहाँ के राज्यों को च्युत करके स्थान लिया उनका और यहाँ की व्यवस्था को चलाने लगे। और यहाँ की व्यवस्था को चलाने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा, उस कंपनी द्वारा जो भी नियम और कानून बनाए गए, वही हमारे संविधान की शुरुआत माने जाते हैं। वहीं से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। उसी में हमारे संविधान का गर्भ मान लीजिए पलता है। उससे पहले हमारे यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। किसी तरह की संवैधानिक व्यवस्था के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। तो भारत में जो संविधान का विकास हुआ वह दो भागों में हुआ। सबसे पहले तो कंपनी भारत में व्यापार करने आई। भारत की स्थिति उस तरह से, राजनीतिक स्थिति उस समय कुछ ऐसी थी कि कोई शासन व्यवस्था केंद्रीय सत्ता में स्थापित नहीं थी, जिसका उनको फ़ायदा मिला और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। और अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर लेने के बाद जब उनका साम्राज्य बड़ा हो गया, जब उनका क्षेत्र बड़ा हो गया, तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने समय समय पर कुछ नियम बनाए। उन नियमों और विधानों को हम देखेंगे। तो ये नियम जब बन रहे हैं तो ये नियम दो पार्ट में बन रहे हैं। पहला, कंपनी के अधीन। कंपनी के अधीन भारत में शासन की शुरुआत कंपनी करती है। तो सबसे पहले जो नियम बनेंगे वो कंपनी के अधीन बनेंगे। कंपनी के अधीन नियम बनते हैं और 1773 से शुरू होकर 1853 ईस्वी तक कंपनी के अधीन नियम बनते हैं, जिसके तहत भारत की व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। 1857 ईस्वी में भारतीय जनमानस का जो रोष है कंपनी के प्रति, अंग्रेजों के प्रति, जो उनके मन में क्रोध की भावना है, वह 1857 ईस्वी में क्रांति के रूप में फूट पड़ती है। युद्ध की स्थितियां बन जाती हैं और 1857 की क्रांति को अंग्रेज सफलतापूर्वक कुचल तो देते हैं, परंतु एक प्रश्न वहाँ के जनमानस में, ब्रिटेन की संसद में उठता है कि आखिर हमारी शासन व्यवस्था में ऐसी कौन सी कमियां हैं कि जिसके कारण भारत में विद्रोह की स्थिति बनी, क्रांति की स्थिति बनी। और 1858 ईस्वी में एक घोषणा के द्वारा भारतीय सत्ता को, भारतीय शासन को कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज, या यूँ कह लें कि ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया जाता है। और 1858 ईस्वी से हमारा जो भी संवैधानिक विकास शुरू होता है वह कंपनी के अधीन ना होकर के ब्रिटेन के रानी के अधीन होता है, ब्रिटेन के महारानी के अधीन। फिर 1947 ईस्वी तक
क्रमवार रूप से संवैधानिक सुधार होते रहते हैं। सन 47 ईस्वी में जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो भारत के राजनीतिज्ञों द्वारा एक संविधान सभा की स्थापना करके अपना संविधान निर्मित किया जाता है, जो स्वतंत्र भारत का अपना संविधान होता है। तो कंपनी के अधीन क्रमागत रूप से किस तरह से नियम आए उसी को देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत पहली बार भारत में शासन व्यवस्था को संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया गया कंपनी के अधीन। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो मुख्य बातें थीं वह यह थी कि अंग्रेजों का जो शासन था वह 3 प्रेसिडेंसियों में था। बंगाल को कोलकाता कहते हैं, मुंबई, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियों में उनकी शासन व्यवस्था विभाजित थी और तीनों प्रेसिडेंसियों के चीफ अलग अलग होते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी ने अपनी तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया और उसका हेड वही होगा जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेड होगा। कलकत्ता का गवर्नर अब तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर माना जाएगा और इस अधिनियम के तहत भारत में पहले गवर्नर की नियुक्ति होती है वारेन हेस्टिंग की पहले गवर्नर की नियुक्ति होती है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता रहा आपका, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और इन तीनों प्रेसिडेंसियों का एक गवर्नर होता है जो कलकत्ता का गवर्नर होता है और इस एक्ट के तहत भारत में पहले गवर्नर होते हैं वारेन हेस्टिंग। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में एक सुप्रीम कोर्ट, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का विधान रखा जाता है। 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर आपको आवश्यक लगता है तो आप वीडियो देखते हुए इस चीज़ को नोट कर लेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपका बनेगा कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। आप सीधा प्रश्न बनेगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये आपका सीधा प्रश्न होगा। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए उनका नाम था एलिजा एम्पे को पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कहीं आपको एलिजा एम्पे लिखा मिलेगा तो एलिजा एम्पे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। और इसकी जो एक और मुख्य बात थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की एक और मुख्य बात थी कि अब किसी भी ब्रिटिश नागरिक को बिना लाइसेंस के भारत में व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब किसी को भी व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया। किसी भी ब्रिटिश नागरिक को भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया। जबकि 1773 के एक्ट के पहले कोई भी जो ब्रिटेन का निवासी हो वह स्वतंत्र रूप से भारत में व्यापार कर सकता था। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आएगा भारत में, जो दूसरा एक्ट बना वो था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी वो 1784 के पिट्स इंडिया
एक्ट से दूर करने का प्रयास किया गया, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया और 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। कंपनी के कार्यों का, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को विभाजित किया गया। कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। अब कंपनी के कार्य दो भागों में हो गए, पहला व्यापारिक और दूसरा राजनैतिक। व्यापारिक कार्य को देखने के लिए जो कंपनी के निदेशक हुआ करते थे, कंपनी के निदेशक जो हुआ करते थे वो व्यापारिक कार्यों को देखेंगे। कंपनी के निदेशकों द्वारा व्यापारिक कार्य देखा जाएगा, ऐसा प्राविधान किया गया। जबकि राजनीतिक कार्यों की देखभाल के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये 1784 के एक्ट में किया जा रहा है, जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत किया जा रहा है कि कंपनी के कार्यों को विभाजित कर दिया जा रहा है। अब कंपनी में व्यापारिक और राजनीतिक दो कार्य होंगे, दो डिवीज़न में डिवाइड होंगे उसके वर्क। व्यापारिक कार्यों को कंपनी के निदेशकों द्वारा संचालित किया जाएगा, जबकि राजनीतिक कार्यों के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और कंपनी के अधीन सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी से उपहार लेने के लिए रोक दिया गया, उपहार लेने के लिए मना कर दिया गया, उपहार प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत उपहार लेना अपराध माना गया। 1784 के एक्ट के तहत उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि जो कंपनी के निदेशक थे उनका मानना था उपहार लेने से भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है और इसी भ्रष्टाचार से बचने के लिए उन्होंने उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया। तो ये रहा आपका 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आप पढ़ेंगे 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब जो 1784 की कमियां हैं उनको दूर करने के लिए 1793 ईस्वी में फिर से एक एक्ट आ रहा है, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसका जो मुख्य काम था, मुख्य विषय था, वह यह था कि कंपनी के अधिकार में 20 वर्षों की वृद्धि कर दी गई। कंपनी के अधिकार में 20 वर्षों की वृद्धि कर दी गई। 20 वर्षों की वृद्धि। यही प्रश्न बन सकता है कि पहली बार कंपनी के कार्य को विस्तार किस अधिनियम के तहत दिया गया। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार में 20 वर्षों के लिए वृद्धि कर दी गई। 20 वर्षों के लिए वृद्धि कर दी गई, ये इसकी पहली बात थी। और जो दूसरा मुख्य विषय था वह यह था कि जो 1784 ईस्वी के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, उसके जो भी कर्मचारी होंगे उनका जो वेतन होगा वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ये हुई थी 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। लेकिन अब प्राविधान कर दिया गया कि भारत का जो राजस्व होगा, भारत से जो राजस्व प्राप्त होगा, उस राजस्व से इसके जो भी कर्मचारी होंगे उनको वेतन दिया जाएगा। तो ये दो मुख्य बातें थी आपकी 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। उसके बाद आपका आता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार शिक्षा के विषय में, पहली बार ईसाइयों को धर्म प्रचार के विषय में, पहली बार व्यापार के प्रतिबंध के विषय में,
कई चीज़ें हैं इसमें, इसे आप देखेंगे टेट की दृष्टि से जो कुछ भी आवश्यक है वह हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं, इसमें कुछ भी छूटने ना पाए, जो भी महत्वपूर्ण है। तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट को बनाने का मुख्य कारण ईसाई कंपनियों, ईसाई मिशनरियों द्वारा लगातार यह मांग उठ रही थी कि कैसे भारत में ईसाईयत का प्रचार किया जाए। तो इसलिए मुख्य रूप से जो इसका विषय था वह यह था कि पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार ईसाई मिशनरियों को अगर जल्दबाजी में लिखते हुए कुछ मिस हो जाए तो आप लोग ध्यान देंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता चल रहा हूँ कि पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी गई, धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई कि अब आप खुले रूप से कहीं भी ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो इसका पहला विषय था कि पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई, खुली रूप से छूट दे दी गई कि आप जहाँ चाहें जा करके ईसाई मिशनरियों के बारे में, अपने ईसाई धर्म के बारे में बता सकते हैं, लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये पहला था। और जो दूसरा था बहुत मुख्य, बहुत महत्वपूर्ण, जो अक्सर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये प्रश्न बहुत बार आया है पिछली परीक्षाओं में कि 1813 ईस्वी के ही चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार एवं चाय व्यापार पर उनका अधिकार पूर्ववत बना रहा। चाय के व्यापार पर उनका अधिकार पूर्ववत बना रहा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पर उनका एकाधिकार बना रहा। और तीसरा टेट की परीक्षा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि इसी चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई। इसको आप जरूर नोट करेंगे कि इसी चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रोन्नयन के लिए पहली बार शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपये का व्यय, 1 लाख रुपये का व्यय निश्चित किया गया। 1 लाख रुपये का व्यय निश्चित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेट की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप जरूर नोट करेंगे कि शिक्षा से संबंधित भी है, संवैधानिक विकास से भी संबंधित है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि पहली बार शिक्षा पर व्यय भारत में किस अधिनियम के तहत आया, पहली बार शिक्षा पर व्यय करने के लिए व्यवस्था किस एक्ट में की गई। तो यह प्राविधान जरूर पूछ सकता है, इसलिए इसे जरूर नोट करें। पहली बार शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपए की व्यय की व्यवस्था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में की गई, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण बातें ये थी। और अब हम देखेंगे 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद
जो अगला सुधार आ रहा है उसे कहते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो पहली बात की गई वो ये की गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके तहत नियुक्ति पाने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यह केवल बंगाल का नहीं था, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन तीनों कर दिए गए। अब क्या किया गया कि अब पूरे बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का जो राज्य क्षेत्र अंग्रेजों ने विजित कर लिया था, जो भी भारत का हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में था, उस पूरे क्षेत्र का एक गवर्नर जनरल होगा जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और पहले जो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल था, वही बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इसके तहत पहली नियुक्ति किसको मिल रही है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। इसके तहत जो पहली नियुक्ति मिल रही है वो मिल रही है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो ये मुख्य बात थी, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल सीधे भारत का गवर्नर जनरल हो रहा है। और कौन हो रहा है पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट करें आप। और जो दूसरा बात है, जो दूसरा विषय है वो ये है कि 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब तक 1813 के अधिनियम में भी व्यापारिक अधिकार समाप्त करने की बात आई थी, जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देने की बात है। लेकिन वहाँ पर चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, यह दोनों स्थितियाँ बनी हुई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब संपूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और कंपनी को दो दायित्व दिए गए। ये चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। और अब कंपनी को दो कार्य करने हैं, एक प्रशासनिक कार्य, व्यवस्था कैसे चलानी है, एक प्रशासनिक कार्य करेगी कंपनी, और दूसरा कार्य जो करेगी वह राजनैतिक कार्य करेगी, वह राजनैतिक कार्य करेगी। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। अब कंपनी के पास प्रशासनिक और राजनैतिक जिम्मेदारी है। और जो तीसरी बात है वो यह है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसके रूप में चौथा सदस्य कौन आया? चौथा सदस्य आया लॉर्ड मैकाले। तीसरी बात जो है वो ये है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई, जो विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त होगा, जो विधि पर, कानूनों पर सलाह देगा, वो चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं है, ध्यान देने की बात है कि इसे गवर्नर जनरल की परिषद में मतदान करने का अधिकार नहीं है। चौथे सदस्य को जिसकी नियुक्ति की जा रही है केवल परामर्शदाता है, केवल सलाह दे सकता है। और इस चौथे सदस्य का नाम क्या था? इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, जरूर आप लोग जाने कि गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई और यह चौथा सदस्य जो था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। और इसी के तहत एक विधि आयोग की स्थापना की बात की गई। इसी के तहत विधि आयोग की स्थापना की बात की गई। एक भारत में एक विधि आयोग स्थापित किया जाए।
और भारत में जो पहला विधि आयोग स्थापित हुआ वो 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत पहला विधि आयोग स्थापित किया गया। पहला विधि आयोग स्थापित किया गया, विधि आयोग स्थापित किया गया और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया किसको? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को भारत के पहले विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भारत का पहला विधि आयोग जो स्थापित किया गया 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत स्थापित किया गया और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। इस कार्य शुरू कब हुआ? इसका कार्य 34 में 33 के एक्ट के तहत, ध्यान देने की बात है, 33 के एक्ट के तहत भारत में विधि आयोग स्थापित किया जा रहा है। लेकिन नियुक्ति किस वर्ष हो रही है? 1834 में लॉर्ड मैकाले। और एक बड़ी शानदार बात थी इस एक्ट में, 1833 के एक्ट में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। क्या किया गया? 1833 के एक्ट में ही दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। आगे चलकर 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से दास प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन 1833 के एक्ट से किया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया गया। कंपनी के अधीन आपका एक और एक्ट बनता है जिसे कहते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आप वहीं एक और देखेंगे 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, यह अंतिम चार्टर एक्ट था। यह कंपनी के अधीन अंतिम चार्टर एक्ट था। कंपनी के अधीन अंतिम चार्टर एक्ट था। इसकी जो मुख्य बात थी वह यह थी कि भारतीय मामलों के लिए, पहला तो यह था कि अंतिम था, दूसरा यह था भारतीय मामलों के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीय मामलों के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीय मामला ब्रॉड हो गया भाई, अब धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ते गए तो शासन व्यवस्था बढ़ती गई तो लोगों की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती गई, नियम कानून की ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। और जो सबसे मुख्य बात थी, भारतीय मामलों के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और जो तीसरी मुख्य बात थी जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है वह यह है कि अब कंपनी में जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी वह वंशानुगत नहीं होगी, वह परीक्षा के आधार पर होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अब नियुक्तियां होंगी। परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति होगी कंपनी कर्मचारियों की। अब तक का जो था वो यह था कि कोई ब्रिटेन से आया हुआ व्यक्ति या कंपनी जिसको चाहती उसी को केवल कर्मचारी के रूप में नियुक्ति मिल सकती थी। अब एक ओपन व्यवस्था की गई, एक खुली व्यवस्था की गई कि परीक्षाओं के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षा, ओपन कंपटीशन एग्जाम, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो यह था आपका कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। इसके बाद इस वीडियो में इतना ही, से लंबा होने से बचे। जो दूसरे अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, थोड़ा सा क्रांति पे चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद पहला अमेंडमेंट आएगा 1858 में, तुरंत बाद घोषणा हो जाएगी अब कंपनी से शासन ताज के अधीन होगा। यहाँ से शुरू करेंगे हम। और भारत की आज़ादी 1947 तक के जितने भी एक्ट हैं, 1858, 1861, 1892, उसके बाद के 1909, 1919, 1935, 1940, 1942, 1946, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ तक का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये आपको कैसे लगा, कहाँ तक समझ में आया, ये चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपकी परीक्षा के दृष्टिगत, कहीं से कोई कमी ना रह जाए, कहीं से कुछ छूट ना जाए। हमने उन चीज़ों को कई बार मुंह से बोल करके लिख के आप लोगों को बताया, दोहराया, आप लोग नोट करें। और उसके बाद भी अगर आप उसके बारे में, किसी भी एक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं या आपको लगता है ये कोई क्वेश्चन मिसिंग है, इस पोर्शन से और उठ सकता है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम अगले वीडियो में सबसे पहले उसको आपको बताएंगे, फिर इसके आगे वो सिलेबस बताया। आज हमने आपको पहला लेक्चर दिया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगा इसको। जितना आप लोगों का जो भी, सबसे पहले तो आपकी जो भी आलोचना हो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो, हम और अच्छा वीडियो और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा पाए अपने वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।